तो चलिए पढ़ लेते हैं प्रतिरोधों का संयोजन कैसे करते हैं, यानी प्रतिरोधों को कैसे जोड़ा जाता है। ठीक ना, तो प्रतिरोधों को दो प्रकार से जोड़ा जाता है। प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से होता है। ठीक ना, पहला होता है श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, अब चलिए श्रेणी क्रम संयोजन कैसे किया जाता है और समांतर क्रम संयोजन कैसे किया जाता है, एक एक करके हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, प्रतिरोधों को हम लोग श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं और श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो इसका फार्मूला क्या बनेगा। ठीक ना, इसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक ना, चलिए यहाँ पर देख लीजिए, हम एक परिपथ बनाए हुए हैं। परिपथ में देखिए क्या प्रतिरोध जोड़े हैं? तीन प्रतिरोध। कितना प्रतिरोध है? तीन प्रतिरोध। तीनों किस क्रम में जुड़ा हुआ है? श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। ठीक ना, यहाँ देखिए अब इसके बारे में कुछ हमको लिखना रहेगा, इस परिपथ के बारे में। ठीक ना, तो लिखेंगे कि माना कि तीन प्रतिरोध के प्रतिरोध, तीन प्रतिरोध R1 R2 R3 इस प्रकार जुड़े हैं कि पहले वाले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे वाले के पहले से जुड़ा है। ठीक है, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तथा तीनों का जो विभवांतर है वो V1 V2 तथा V3 है। यानी पहले वाले का विभवांतर V1, दूसरे वाले का विभवांतर V2, तीसरे वाले का विभवांतर करना है V3। लेकिन तीनों में प्रवाहित धारा समान है, यानी तीनों में कितना प्रवाहित धारा हो रहा है? I, यानी इसमें भी I धारा बह रहा, इसमें भी I धारा बह रहा, इसमें भी I धारा बह रहा। ठीक है, यहाँ आप लोग को एक चीज समझना है। ठीक है, जब कभी भी श्रेणी क्रम में कितना भी प्रतिरोध जुड़ा रहे, 3 ठो 4 ठो 5 ठो 10 ठो, ठीक है, उन सभी में धारा का मान क्या होगा? समान होगा। ठीक है, यानी इसमें धारा का मान क्या होगा? एक समान, यानी सभी प्रतिरोधों में एक ही कितना धारा बहेगा। ठीक है, इसमें I1 I बह रहा, इसमें भी I, इसमें भी I। ठीक है, लेकिन तीनों का वोल्टेज क्या है? अलग अलग है। ठीक है, यानी इस यहाँ पर एक चीज याद करने वाली बात है कि श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान समान रहता लेकिन वोल्टेज का मान समान नहीं रहता। ठीक है, सभी प्रतिरोधों का वोल्टेज अलग अलग रहता लेकिन सभी में प्रवाहित धारा एक समान रहता है। ठीक है, चलिए वही तो यहाँ पर लिख दिया, तीनों को वोल्टेज V1 V2 V3, तीनों में प्रवाहित धारा I और तीनों का प्रतिरोध R1 R2 और R3 है। ठीक है, अब एक चीज और समझिए, इसमें हम क्या दिए, इसको इस पूरे परिपथ को हम किसी बैटरी से जोड़ेंगे ना, तो देखिए यानी सेल या तो बैटरी से हम जोड़ दिए, हम क्या दिए, यदि इस बैटरी का वोल्टेज कितना हो? V हो, कितना हो? V हो। ठीक है, यह वोल्टेज आगे जा करके इन तीनों वोल्टेज में बट जाता है का। ठीक है, ये जो वोल्टेज होता है V होता है, यह यहाँ जा करके कुछ यहाँ वोल्टेज यूज हो जाएगा, कुछ यहाँ पर होगा और कुछ यहाँ पर होगा। तो देख रहे हैं यही भी जा करके यहाँ पर भी बट गया है, यहाँ पर भी बट गया, यहाँ पर भी बट गया। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं यदि तीनों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा? V के बराबर। हम कह सकते हैं कि इन यानी इस बिंदु और इस बिंदु के यानी पूरा के बीच का जो विभवांतर वोल्टेज होगा उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? V। कितना वोल्टेज होगा? V होगा, क्योंकि यही V जो होता है ना V1 V2 और V3 में बटा है। तो हम लिख सकते हैं V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि यही जो V है वही तीनों में जाकर के बट गया। ठीक ना, अब चलिए यदि हमको V1 का मान निकालना रहे तो कैसे निकालेंगे, V2 का निकालना रहे कैसे निकालेंगे और V3 का मान कैसे निकालेंगे। ठीक ना, तो इसके पहले आप लोग पढ़ चुके हैं ओम का नियम। ओम का नियम क्या था? V बराबर I इंटू R। ठीक है, या फिर V बटे I बराबर R होता है, यही ओम का नियम होता है ना। ओम का नियम का प्रयोग करके यहाँ पर वोल्टेज निकाल लेते हैं, यहाँ पर निकाल लेते हैं और यहाँ पर निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए तो पहले प्रतिरोध का नाम क्या है? R1। ठीक है, R1 प्रतिरोध में कितना विभवांतर है उसको पता करेंगे किसके नियम से? ओम के नियम से। ठीक है, देखिए हम पहले से ही इसको लिख कर ला चुके हैं ताकि यानी आप लोग को, ठीक है, मतलब आप लोग का टाइम बर्बाद ना हो इसलिए। ठीक है, चलिए ओम के नियम के अनुसार पहले वाले में, ठीक है, पहले वाले में कौन सी निकालेंगे हम लोग? विभवांतर। पहले प्रतिरोध में यानी इसमें हम लोग विभवांतर निकालने जा रहे हैं। ठीक है, तो ओम का नियम क्या कहता है? V बराबर I इंटू R, यही ओम का नियम कहता है ना। लेकिन यदि यहाँ पर V है तब I इंटू R होता है। ठीक है, यदि यहाँ पर हम V1 कह दें, ठीक है, तो I तो देखिए सब में प्रवाहित धारा I है, I में कोई चेंजिंग नहीं होगा, लेकिन इसका प्रतिरोध R1 है, R2 R3। तो इसमें जब ओम का नियम लगाएंगे तो V1 बराबर यहाँ धारा कितना बह रहा है? I, लेकिन यहाँ का प्रतिरोध कितना है? R1 हो जाएगा। उसी तरह V2 बराबर यहाँ धारा कितना बह रहा है? I, लेकिन प्रतिरोध कितना हो जाएगा? R2 हो जाएगा। यहाँ पर V3 निकालेंगे, V3 बराबर यहाँ धारा I, लेकिन प्रतिरोध कितना है? R3। तो यहाँ क्या हो जाएगा? V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2 और V3 बराबर IR3। ठीक है, यही सेम चीज देखिए हम यहाँ पर लिख दिए हैं। V1 बराबर IR1, इसको समीकरण नंबर 1 मान लिए।
V2 बराबर तो IR2 और V3 बराबर देखिए यहाँ से निकाल दिया V3 बराबर IR3, ठीक है। यानी पहले वाले का वोल्टेज निकाल लेंगे तो पहले वाले का प्रतिरोध, दूसरे वाले का तो दूसरे वाले का निकाल लिया, ठीक है। यानी कि तीसरे वाले में हम विभवांतर निकालेंगे तो तीसरे का प्रतिरोध, तीसरे का धारा लेना पड़ेगा। इन सबको 1 2 और 3 समीकरण मान लिए, ठीक है। अभी आपको बताया है कि V1 V2 V3 किसके बराबर होगा, कुल वोल्टेज V के बराबर होगा, इसलिए लिख दे V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक। अब इसे V1 V2 V3 का मान 1 2 3 से उठा के इसी में रख देते हैं, ठीक है। लिखेंगे समीकरण 1 2 3 का मान किस में रखने पर, 4 में। वही देखिए समीकरण 1 2 3 का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 4 में रख दिए, ठीक है। अब देखिए समीकरण 4 है ना, V है तो V को V ऐसा लिख दिए। V1 बराबर क्या रखेंगे, IR1 तो IR1 हो गया। V2 बराबर क्या रखेंगे, IR2 तो IR2 हो गया। V3 बराबर क्या रखेंगे, IR3 तो IR3 हो गया। अब इस तरह से देखिए सब में देखिए I कॉमन मिल रहा है का, जब I कॉमन मिल रहा है तो सब में से I को कॉमन ले लीजिए। यहाँ V है तो V लिख दिए हैं, ठीक है। सब में से I को बाहर निकाल लिए तो I कॉमन मिल गया, ठीक है। यहाँ क्या बचा R1, यहाँ क्या बचा R2, यहाँ क्या बचा R3, ठीक है। यानी V बराबर मिल गया I क्वेश्चन में R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखिए फिर ओम का नियम यहाँ पर लगाना चाहते हैं तो V बराबर हम क्या लिख सकते हैं, I इंटू R। ओम का नियम यही कहता है V बराबर I इंटू R, तो V बराबर क्या लिख दिए, I इंटू R। यहाँ बगल में लिखे भी हैं चूंकि V बराबर क्या होता है, I इंटू R होता है, ठीक है। तो यहाँ I है तो I उतार दिए, R1 R2 R3 R1 R2 R3 उतार दिए, ठीक है। अब देखिए दोनों तरफ में देखेंगे I सेम सेम है तो I से I कट ही जाएगा, I से I क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, R बराबर बचेगा इधर R1 R2 और R3, ठीक। यही हम लोग का फाइनल सूत्र मिल गया किस क्रम के लिए, श्रेणी क्रम के लिए। यानी श्रेणी क्रम संयोजन में जितने भी प्रतिरोध रहेंगे ना उसको सीधा जोड़ लेंगे तो हमको कुल प्रतिरोध निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3 प्रतिरोध को लेकर के हम फार्मूले का निगमन किए तो R3 तक मिला, 4 ठोरे को लेकर करते हैं तो R4 तक मिलता, 5 ठोरों को लेकर करते हैं तो R5 तक मिलता। जितना प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा रहेगा ना सबको सीधा जोड़ लेंगे, ठीक है। इस तरह से हमको कुल प्रतिरोध पता चल जाएगा, ठीक है। परिपथ में कितना प्रतिरोध है, ठीक है। यदि श्रेणी क्रम में जुड़ा रहेगा तब, श्रेणी क्रम में जुड़ा रहेगा तो उसको सीधा के सीधा जोड़ लेंगे। जितना भी प्रतिरोध हमको मतलब श्रेणी क्रम में दिया रहेगा सबको जोड़ लेंगे, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का कौन सा क्रम, श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे किस क्रम का, समांतर क्रम का संयोजन कैसे होता है, उसका फार्मूला कैसे बनता है।